अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अल हक एजुकेशन सिस्टम्स। आज अल हक में हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करने वाले हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी किस तरह हिस्टोरिकली रही है, प्रेजेंट में इसकी क्या सिचुएशन है और फ्यूचर में इसको किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। डेमोक्रेसी को बेसिकली पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस है, इस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा हम डेमोक्रेसी को ये भी देखेंगे अगर इसका फ़ायदा क्या होता है, क्यों एक सोसाइटी को डेमोक्रेसी को अपनाना चाहिए। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर अपकमिंग करंट अफेयर एंड पाकिस्तान अफेयर एग्जाम्स। पीएमएस के लिए तो ये मस्ट है, लाजमी सुने एंड इसको कंप्लीट सुने। यू आर गोइंग टू गेट समथिंग वेरी वैल्यूएबल। यकीन करें, ये टॉपिक जो है ना, ये जो लेक्चर है, इसकी वर्थ जो है ना वो मैं आपको प्राइसलेस कह सकता हूँ। तो आप इसको कंप्लीट सुने। पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेसी होती क्या है। तो डेमोक्रेसी होती क्या है, एक कोट है बाय अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट था फ्रॉम 1860 टू 1864। तो अब्राहम लिंकन का एक कोट है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, दैट्स डेमोक्रेसी। तो यही चीज़ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी बेसिकली गवर्नमेंट बाय द पीपल होता है, यानी कि लोग उसको रूल करते हैं। सिटीजन्स होल्ड द पावर टू टेक डिसीजंस, टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड टू हैव कंप्लीट अथॉरिटी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, अथॉरिटेरियन रजीम नहीं होता, कोई एक बंदा ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्ट ले सकता है टू रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ पीपल, बल्कि जो लोग होते हैं वो चुनते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस के जरिए डेमोक्रेसी में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। यहाँ पे डेमोक्रेसी में रेगुलर इलेक्शन होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। पाकिस्तान के केस में ये जो टाइम है ये 5 साल है, अमेरिका के केस में ये जो टाइम है ये 4 साल है। तो इसी तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो होता है ना वो होते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो लीडर्स होते हैं ना वो अपने फैसलों के लिए अकाउंटेबल होते हैं। हर 4 साल बाद या 5 साल बाद जो लीडर होता है वो आके अपनी कौम को जवाबदेह होता है। अदरवाइज कौम जो होती है ना वो नए लीडर्स को चूज कर सकती है थ्रू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना वो भी डेमोक्रेसी में इंश्योर्ड होते हैं। लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, फ्रीडम ऑफ थॉट होती है, फ्रीडम ऑफ आइडिया होती है टू प्रेजेंट द आइडिया, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ पार्टिसिपेशन। ये तमाम के तमाम जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं एक इंडिविजुअल के, वो प्रोटेक्टेड होते हैं डेमोक्रेसी में, ये वो इंश्योर्ड होते हैं। डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस की बात करें तो यार डेमोक्रेसी में जो इंडिविजुअल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। यानी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना उन्हीं के जरिए जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं ना, जैसे लिबर्टी होगी, ह्यूमन डिग्निटी होगी, ह्यूमन प्रॉपर्टी होगी, ह्यूमन हेल्थ होगी, ह्यूमन के जितने भी आप पैरामीटर सोच सकते हैं इंडिविजुअल राइट्स के, वो प्रोटेक्टेड होते हैं इन अ डेमोक्रेसी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा लिमिटेड अब्यूज ऑफ पावर होता है। जो लीडर्स होते हैं ना उनके पास लिमिटेड पावर होती है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है। वहाँ पे जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी और जो आपकी पार्लियामेंट जो होती है ना उनके सामने लीडर्स जवाबदेह होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक लीडर है अथॉरिटेरियन रजीम की तरह और उसके पास लिमिटलेस पावर है, बल्कि लिमिटेड अब्यूज ऑफ पावर होता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होती बल्कि डायल्यूशन ऑफ पावर होती है। लोकल लेवल तक पावर जो होती है वो डायल्यूट की जाती है। इससे अथॉरिटेरियन जो टेंडेंसीज है ना वो खत्म हो जाती है माशरे में। अब जब अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज नहीं होगी तो कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। तो प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन का जो रूल है ना वो अप्लाई करता है इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जबकि जो अथॉरिटेरियन सोसाइटी होती है ना वहाँ पे आपको इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन का कोई भी मैकेनिज्म नज़र नहीं आता। लोगों को डिसीजन मेकिंग में प्रॉपर वॉइस दी जाती है। वहाँ पे लोग अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द नॉर्म ऑफ इंक्लूसिविटी इन डेमोक्रेसी। बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे कंपैरेटिवली हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑब्जर्व किए गए हैं। जैसा कि आपकी यूरोपियन सोसाइटी या अमेरिकन सोसाइटी, यानी कि जो वेस्टर्न सोसाइटी जहाँ पे डेमोक्रेसी ज़्यादा प्रवेल कर रही है, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली बेहतर है इन कंपैरिजन टू अथॉरिटेरियन रजीम। जैसा कि मिडिल ईस्ट हो गया या आप ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो उनकी निस्बत जो डेमोक्रेसीज है वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है, वहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ थॉट है, वहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज है, वहाँ पे क्रिएशन ऑफ नॉलेज है, क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करती हैं। अब इन सब चीज़ों से अब वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, तो प्रॉस्पेरिटी की वजह से क्या होता है, पीसफुल सोसाइटी कायम होती है।
तो जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है वो पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाती है। इंस्टेड कि वो अपने जो राइट होते हैं उनको डोनेट करने की बजाय अपना एक पीसफुल मैकेनिज्म जो है उसको डेवलप करती है थ्रू डायलॉग एंड कॉम्प्रोमाइज फॉर सॉर्टिंग आउट देयर मैटर्स। अब इससे सिविल अनरेस्ट जो होती है ना वो नहीं होती, यहाँ पे सिविल फ्रस्ट्रेशन जो होती है किसी मामले की वो निकल जाती है। सिविल फ्रस्ट्रेशन निकलती है थ्रू द डायलॉग। अब यहाँ पे अगर डायलॉग के जरिए मामला हल हो रहे हैं तो यहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो तो ऑटोमेटिक है। जो लोग हैं वो सोशली ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, क्योंकि उनकी जो वायलेंस की और इंस्टेबिलिटी की जो कैपेसिटी है उनको हमने डिल्यूट कर दिया, उनको हमने ऑब्जर्व कर दिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलॉग एंड कॉम्प्रोमाइज। सो दीज वर द बेसिक फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब आप बात करेंगे पाकिस्तान के में डेमोक्रेसी की हिस्ट्री के हवाले से। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बात की है तो कोई इतना अच्छा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ने फ्लरिश नहीं किया। थ्रू आउट द हिस्ट्री पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हर्डल्स फेस करती रही है। पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी के हालात हैं वो बड़े टॉर्टुअस से रहे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। हम इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, फिर हम चैलेंजेस की तरफ जाएंगे कि कौन से चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की हालत बेहतर नहीं है। पहला तो हम दौर देखें तो पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल पीरियड है दैट इज 1947 टू 1958। पहले तो हमें 9 साल लग गए, 9 years टू ड्राफ्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इफ़ यू रिमेंबर वो 9 साल बाद पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था। अब एक ऐसा मुल्क जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलना चाह रहा है वहाँ पे रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ दूर की बात लॉ ही नहीं है। 9 साल तक पाकिस्तान बगैर किसी कानून के चलता रहा है। तो दिस वाज अ मेजर सेटबैक फॉर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन पाकिस्तान। इसके अलावा जो पहले इलेक्शंस पाकिस्तान में हुए वो भी बड़े एक कंफ्यूजिंग सी स्टेट थी। वहाँ पे 1954 में पहली दफ़ा इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, जहाँ पे सिर्फ 12% लोगों ने वोटिंग कॉस्ट की। वहाँ पे 12% सफरेज था, यानी कि सिर्फ 12% ऐसे लोग थे जो को वोट कॉस्ट कर सकते थे। तो दिस इज आल्सो अ स्टोरी ऑफ डिफरेंट हर्डल्स फॉर डेमोक्रेसी। उसके बाद 1958 में तो कहते हैं एक धक्का और दो, लास्ट जो हमारे पास नेल इन द कॉफिन था वो था 1958 का मार्शल लॉ बाय जनरल अयूब खान दैट बर्ड द डेमोक्रेसी एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 50 years। अब क्या हुआ जी कि दूसरा जो हमारे पास पाकिस्तान का दौर आता है वो आता है 1958 से 1969। ये वो दौर है जहाँ पे डेमोक्रेसी को किस तरह एक्सप्लॉइट किया जा सकता है उसकी एग्जांपल्स अलग खुली मिलती हैं। 1958 में जब मार्शल लॉ लग गया तो 1962 में इलेक्शंस करवाए गए बाय जनरल अयूब खान। अब यहाँ पे जो इलेक्शंस करवाए गए थे ना दोज वर वेरी इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग क्यों थे? क्योंकि वहाँ पे अयूब खान साहब ने डेमोक्रेसी के नाम पर एक अथॉरिटेरियन रजीम कायम कर लिया। वहाँ पे डेमोक्रेसी में वोट सिर्फ वो जो अयूब खान साहब वाली डेमोक्रेसी वहाँ पे वोट सिर्फ उसको देने का हक था जो अयूब खान साहब को वोट दे सकता था। जो अपोजिशन को वोट देता था उसको फौज उठा के ले जाते थे। दिस इज स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे इन्वेंट हुए हैं तरीके का डेमोक्रेसी को किस तरह एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। दो दिस एरिया वाज इकोनॉमिकली लाइक फ्लरिशिंग एरिया, लाइक 5.8 एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे पास ऑब्जर्व की गई। तब हमारे यहाँ पे ग्रेन रेवोल्यूशन को हमने अडॉप्ट किया। हमारे पास वीट प्रोडक्शन 75% हमने ज़्यादा बना दी। पॉलिटिकल, लेकिन यहाँ पे जो हमारा पॉलिटिकल स्नैरी था वो पॉलिटिकल पार्टीज बैड थी, लिमिटेड फ्रीडम थी। फ्रीडम क्या थी? कुछ भी नहीं थी उस दौर में। अगर फेमस पॉलिटिशियन की बात की जाए तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी और अयूब खान साहब थे। फातिमा जिन्ना साहबा को गद्दार वतन भी कहा गया था। तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ दैट एरा फ्रॉम 1958 टू 1969। अब 1969 में बेसिकली 68 में क्या हुआ, अयूब खान साहब चले गए और हमारे पास यहिया खान साहब आ गए। यहिया खान साहब 1969 से 71 तक रहते हैं, लेकिन उनका दौर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे पाकिस्तान ने 1971 की जो वॉर थी उसको फेस किया। अब 71 की वॉर के फ़ौरन बाद हमें बांग्लादेश का जो लिबरेशन था वो देखने को मिला। 44% जो पाकिस्तान की आबादी थी वो पाकिस्तान से अलहदा हो गई। अब ये भी एक डेमोक्रेसी के नाम पर पाकिस्तान में दबा था कि 1970 में जो इलेक्शन हुए थे 1970 में, वहाँ पे पीपल पार्टी और जो अवामी मुस्लिम लीग थी जो कि शेख मुजीबुर रहमान साहब की थी बांग्लादेश में, तो वहाँ पे ये मसला हो गया कि डेमोक्रेसी का एक ना क्योटिक सी सिचुएशन पैदा हो गई 1970 के इलेक्शन के बाद, क्योंकि वेस्टर्न पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी जीती थी और ईस्टर्न पाकिस्तान से अवामी मुस्लिम लीग।
अब ये जो दोनों पार्टियां थी, ये दोनों इनका अपना दावा था अपने इक़्तिदार पे। यहाँ पे मसला ये था कि जो पीपल पार्टी थी वो स्ट्रेंथ वाइज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जो एक्चुअल में जीती थी वो जीती थी अवामी मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश जो था वो बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक क्योटिक सिचुएशन की वजह से थी। फिर हमारे पास 1973 से 1977 का जो दौर आता है, वहाँ पे थोड़ी बहुत पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का एक सोसाइटी आप कह लें डेवलप हुई थी, और भुट्टो साहब जो थे वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से प्रेसिडेंट देन प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन ये सारा कुछ एंड हो गया विद हिज हैंगिंग बाय ज़ियाउल हक। 1977 में ज़ियाउल हक ने मार्शल लगा दिया, और यहाँ पे ज़ियाउल हक ने अगेन अयूब खान साहब वाली जो टैक्टिक्स थी उनको इस्तेमाल करते हुए इस्लाम वर्सेस डेमोक्रेसी, यानी यहाँ पे डेमोक्रेसी को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसको रिलीजन के सामने खड़ा कर दिया। फिर आपको पता है रिलीजन के नाम पर लोगों के सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट किया गया और डेमोक्रेसी को फिर अल्टीमेटली यहाँ पे विलन बनाकर पेश किया गया इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ 77 टू 88। यहाँ पे हदूद ऑर्डिनेंस, शरीयत कानून और ये सारी चीज़ें हमने तब नाफिज की इन द नेम ऑफ इस्लाम। लेकिन इन रियलिटी जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो है ही इस्लामी कॉन्सेप्ट। लेकिन मसला ये है कि ज़ियाउल हक साहब ने एक करप्शन यहाँ पे ये की कि दोनों को एक दूसरे का ऑपोजिट दिखा दिया आम आवाम को। जब आम आवाम को ये ऑपोजिट लगा तो फिर यहाँ पे इस्लाम वर्सेस डेमोक्रेसी की एक नई किस्म की डिबेट शुरू हो गई इन पाकिस्तान। 3 मिलियन अफगान जो रेफ्यूजीज थे वो भी आए सोवियत अफगान वार में, हमने उनको भी एक्सेप्ट किया। यहाँ पे ये जो अफगान रेफ्यूजीज थे इनका एक्सेप्टेंस एक डेमोक्रेसी के प्रोसेस को एंटर करने के लिए शायद एक कैटलिस्ट का काम किया इसने। इससे क्या हुआ जी कि जो हमारे पास 30 लाख के करीब अफगानी थे वो यहाँ पे आकर एक इनस्टेबल सिक्योरिटी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए। वहाँ पे कोई हमें उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, जिस वजह से वो पाकिस्तान में आकर इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ करना शुरू हो गए। इसके अलावा 1984 में एक ज़ियाउल हक साहब ने इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए थे। अब उन इलेक्शन में मसला ये था कि वो इलेक्शंस बस नाम के इलेक्शन थे, वो 62 वाले इलेक्शन तकरीबन उनकी ही एक कॉपी थी। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बैंड थी, लिमिटेड फ्रीडम थी, यहाँ पे किसी किस्म को कोई कंपेनिंग करने की इजाज़त तक नहीं थी। अब 1980 और 88 में ना रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी होती है। ज़ियाउल हक साहब की डेथ हो जाती है इन अ प्लेन क्रैश इन बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट, और 88 में ज़ियाउल हक साहब चले जाते हैं। फिर 10 साल के लिए हमारे पास एक ईरा ऑफ डेमोक्रेसी आता है जिसमें अपने पीपल पार्टी पहले जीती है, फिर नून लीग आती है, फिर हमारे पास पीपल पार्टी आ जाती है और फिर नवाज लीग आ जाती है। और ये ईरा ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है ये 10 साल फ्रॉम 1988 टू 1999। ये जो 99 में मार्शल लॉ लगा था ये बेसिकली रिवर्सल ऑफ ज़ियाउल हक पॉलिसीज था। मुशर्रफ जो था परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको सस्पेंड करके दोबारा मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। और ये वो दौर था जहाँ पे इस्लाम और डेमोक्रेसी का जो आपस में कंपटीशन था ये अनदर लेवल पे चला गया। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की एक यानी कि इंतहाई ख़तरनाक वेव स्टार्ट हो गई। वह यहाँ पे टेररिज्म ने जन्म ले लिया और सुसाइड बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई। अब ये वो एरा था जहाँ पे 2002 ने मुशर्रफ साहब को, अब मुशर्रफ साहब ने दोबारा इलेक्शन करवाने की कोशिश की है। वही इलेक्शन थे जो 62 की तरह थे, फिर 84 की तरह थे, अब 2002 में इलेक्शन करवाए गए। यहाँ पे भी एक कंट्रोल्ड किस्म के इलेक्शन करवाए गए, बहुत लिमिटेड लोगों को वोट का हक दिया गया, और फिर लोगों ने जो चूज़ किया था उसकी बजाय हमारे पास जो थे वो PMLQ उस टाइम की पाकिस्तान मुस्लिम लीग खौफ, जो कि हमारे पास चौधरी बरादरान की पार्टी थी, उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। फिर 2007 में मुशर्रफ जो था ना वो चला गया, और हमारे पास 2008 में डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई, और 2008 से लेकर ना 2024 तक ये जो ईरा है ये लॉन्गेस्ट सिविलियन रूल का ईरा भी कहा जाता है। और यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो हमारे पास अभी भी डिस्पाइट कि डेमोक्रेसी रिस्टोर हो चुकी है लो है। अब उसकी क्या वजह है? यहाँ पे एक जो मेजर रीजंस है उनकी अगर बात करें तो बिहाइंड द कर्टल पॉलिटिक्स बाय द पाकिस्तान मिलिट्री, दैट्स अ इम्पोर्टेंट फैक्टर टू डीरेल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसके अलावा एक कोई लीडरशिप ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि इतना क्योटिक सा हमने रजीम देखा है थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा नहीं हो सकी जो कि रियल एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर सके। तो ये थोड़ी सी हमारे पास आउटकम है ऑफ द क्योटिक डेमोक्रेटिक ईरा। अब हम देखते हैं चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी क्या थे। पाकिस्तान में चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी जो थे वो 3 किस्म के बेसिकली आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इनमें से पहला जो है वो हिस्टोरिकल चैलेंजेस है, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस है, एंड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। और यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस मैंने लिखा था वो मिस हो गए शायद।
सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हमारे पास हिस्टोरिकल चैलेंजेस की अगर बात करें तो हिस्टोरिकल चैलेंजेस 3 चैलेंजेस हैं। डिलेड कॉन्स्टिट्यूशन पहला तो हमारे पास है। डिलेड कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान ने तकरीबन 9 साल लगा दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे कोई। पाकिस्तान took 9 years for the Pakistan to create first permanent constitution, जिसे बाद में तोड़ दिया गया बाय डिक्टेटर। लेकिन ये जो है ना, ये इंडिया ने तो सिर्फ 3 साल में बना दिया था। 1951 में ही अपना पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको उन्होंने नाफिज अमल कर दिया था। अब ये जो डिलेड कॉन्स्टिट्यूशन था ना, इसने इंस्टेबिलिटी और एम्बिग्युइटी को जन्म दिया। इसी वजह से 1956 में पहला हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, फिर 1952 में इसको भी बाद में ख़त्म कर गए, 1973 में अडॉप्ट किया गया। और ये जो 73 है, यहाँ पे भी मिलिट्री ने एक्सप्लॉयटेशन की या नॉन डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस थी उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन की, और ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया, मुशर्रफ ने वो मार्शल लॉ लगाया। उसके बाद आज भी बिहाइंड द कर्टन पॉलिटिक्स जारी है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ द लॉ। तो ये जो डिलेड कॉन्स्टिट्यूशन था ना, इसका आज भी हम इम्पैक्ट भुगत रहे हैं टिल डेट। यहाँ पे स्टेट का जो रिलीजन था, ये जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स थे, लैंग्वेज था, स्टेट रिलीजन, माइनॉरिटी के जो राइट्स है, ये वो तमाम चीज़ें थी जिनमें हमारी कौम आज तक कंफ्यूज और हमें समझ नहीं आ रही कि हमें करना क्या है। दूसरा जो मेजर हिस्टोरिकल चैलेंज था ना, जो आज भी एग्जिस्ट करता है, दैट्स मिलिट्री इंटरवेंशन इन द पॉलिटिक्स। अब जो पाकिस्तान की मिलिट्री है ना, डायरेक्टली इसने जो इंटरवेंशन की है 1958 में, मैंने आपको बताया, फिर यहिया खान साहब दरमियान में आ गए, ये अयूब खान साहब ने पहले, फिर यहिया खान आ गए, फिर ज़ियाउल हक साहब ने, फिर मुशर्रफ। तो ये 1958 में मार्शल लॉ लगा, फिर 77 में ज़ियाउल हक साहब ने लगाया। यहिया खान साहब को बेसिकली पावर ट्रांसफ़र की थी अयूब खान साहब ने डायरेक्टली। तो इस वजह से उनका जो रूल है वो उसी की कंटिन्यूटी है जो कि 58 में लगा था मार्शल लॉ। फिर हमारे पास 99 में मुशर्रफ ने जो मार्शल लॉ लगाया। और ये जो इंटरवेंशन थी ना, इन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बड़ा ही ज़्यादा डिसरप्ट किया और इवन सिविल लिबर्टीज जो थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ये जो सिविल लिबर्टीज थी, इनको जब रिस्ट्रिक्ट किया गया तो यहाँ पे सिविल इंस्टीट्यूशंस जो थे वो बड़े डिस्टर्ब हुए। सिविल इंस्टीट्यूशंस को काम करने में मसला हो गया। यहाँ पे लैक ऑफ लेबर आ गई। बेसिकली लैक ऑफ लेबर से मुराद ये नहीं है कि मजदूर कम पड़ गए थे, इसका मसला मतलब ये था कि जो फंक्शनली जो हमारे पास प्रोग्रेसिव माइंडसेट था वही डेवलप नहीं हो पाया सिविलियन इंस्टीट्यूट्स में, जिस वजह से मिलिट्री इंटरवेंशन जो है ना वो आज भी जारी है, बट बिहाइंड द कर्टन। डिस्पाइट के 2008 में हमारे पास सिविलियन रूल जो था ना वो एस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन मसला यहाँ पे ये हुआ जी कि हमारे पास आज भी जो मिलिट्री है ना वो कंट्रोल करती है, हमारे पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करती है, क्योंकि रियल पावर जो है ना वो मिलिट्री के हाथों में अभी भी हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, उनको जो पब्लिक और पॉलिटिकल ट्रस्ट है ना वो अपनी आवाम पे नहीं है, बल्कि वो उन इदारों पे है जो कि हमेशा से नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस रही है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिस्टेबलाइज करते रहे हैं। तो अपने पावर के चक्कर में ना ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है ना वो कठपुतली बन जाते हैं, ये जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्स है उनके। इसके अलावा जो अनइक्वल पावर डायनामिक्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। अनइक्वल पावर डायनामिक्स में हमारे पास जो एलीट क्लास है ना पर्टिकुलरली वो आती है। अब जो एलीट है वो कौन कौन सी आती है यहाँ पे? एलीट ये समझने वाली बात है कि एलीट से मुराद ये नहीं होता कि इकोनॉमिक एलीट या आपके पास पैसे वाला बंदा वही एलीट होता है। यहाँ पे इकोनॉमिक एलीट हो सकती है, यहाँ पे बिजनेस एलीट जिनमें फ्यूडल लॉर्ड्स है। इकोनॉमिक एलीट में आपके पास फ्यूडल लॉर्ड आ जाता है। बिजनेस एलीट्स हो सकती हैं जिनमें आपके पास हमारे पास बिजनेसमैन है वो आ जाते हैं, जैसे मलक रियाज है, ये KFC का आजकल फटा बना हुआ है वो भी आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिलीजियस एलीट्स हैं, वो भी हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिलीजन इज कंसिडर्ड टू बी द 4th पिलर इन द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि रिलीजन बेसिकली पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को निट करता है, बुनता है। तो यहाँ पे रिलीजन भी एक रिलीजियस जो एलीट है वो भी अपने फ़ायदे के लिए ये सारा कुछ खेल करती है। जैसा कि आपको पता होगा इमरान खान साहब के केस में मुफ्ती सईद खान साहब ने जो ये सारा ड्रामा किया, ये सारी चीज़ें की हैं, वो आप उनका केस जो पर्टिकुलरली आपका इद्दत वाला केस था, तो उसको जाकर देखेंगे तो यहाँ पे यही मसला हो रहा है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक जो एलीट हैं वो भी पाकिस्तान में एक अलहदा ही रोल प्ले करती है। कमिश्नर रावलपिंडी का अगर आप केस लें लियाकत अली चड्ढा साहब का, तो वो भी आजकल बड़े एक्टिव रहे हैं तो इलेक्शन के हवाले से। तो वो आप देखें ना किस तरह उन्होंने पहले बयान दिया है, फिर अब यू टर्न ले लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं।
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट किस्म की एलीट आती है वो ये आप देखेंगे तो मिलिट्री एलीट आ जाती है, जिनमें जनरल फैज़ का जो फजल रहमान साहब ने कुछ दिन पहले बयान दिए हैं, बाजवा साहब जो इन्वॉल्व रहे हैं सारी चीज़ों में। तो ये सारी मुख्तलिफ किस्म की एलीट्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, आपके पास ब्यूरोक्रेसी है, आपके पास रिलीजियस जो एलीट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली हमारे पास अनइक्वल पावर डायनामिक्स बना देती है। अब इन अनइक्वल पावर डायनामिक्स की वजह से ये जो एलीट है वो कैप्चर करती है आपके जो हमारा लोअर क्लास तबका है, तो वहाँ पे उसको डील करती है। पाकिस्तान का मिलिट्री तो हमेशा से ही पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करती रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो वडेरा कल्चर है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता रहा है। वडेरे कल्चर से यहाँ से मुराद ये सारी की सारी जो मैंने एलीट की डेफिनेशन बताई है ना, वो इस वडेरे में शामिल है। ठीक है, इसको याद रखना आपने, जिसमें आपके बिजनेस एलीट आ जाती है, आपके ब्यूरोक्रेटिक एलीट आ जाते हैं, मिलिट्री एलीट आ जाते हैं, रिलीजियस एलीट आ जाती है, तो ये इकोनॉमिक एलीट आ जाती है। सारे के सारे इसमें इस वडेरे लफ्ज़ में शामिल है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स वे रखते हैं, सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट करते हैं ऑन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमारे पास है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, दैट सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस में आपकी पॉवर्टी और लिमिटेड एजुकेशन है। पाकिस्तान में आपको पता है जो पॉवर्टी है वो 21.9% से ऊपर है एज ऑफ 2020 रिपोर्ट। तो आप तो ज़्यादा हो गई है। अब मुझे लेटेस्ट फिगर का थोड़ा सा मसला हुआ था, अदरवाइज 2020 तक ये 20% आपकी, यानी कि 20% आबादी जो है वो सीधी सीधी अगर आप क्या कहते हैं, अगर कैलकुलेशन करें 25 करोड़ के हिसाब से, तो तकरीबन 5 करोड़ के करीब तो लोग बनते हैं आपके पॉवर्टी में। तो 5 करोड़ इज़ अ ह्यूज इकोनॉमिक नंबर यार, कम ऑन। लाइक 5 करोड़ लोगों को ये नहीं पता होता कि सुबह उनको खाना मिला और शाम को मिलेगा कि नहीं। ठीक है, दिस इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पे जो पॉवर्टी है, वहाँ पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, वहाँ से जान छूटे तो फिर हमारे पास डेमोक्रेसी की तरफ लोग तवज्जो देना। तो डेमोक्रेसी का ये मसला होता है। फिर लिटरेसी रेट, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है। लिटरेसी रेट 2023 में हमारे पास 62.3% था, और ये लिटरेसी रेट बड़ा आपका सिंबॉलिक सा है, क्योंकि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट किसको कहा जाता है कि जो बंदा अपना नाम लिख सकता है, सिर्फ अपना नाम जो है ना वो लिख सकता है। अब बंदा पूछे यार, हमारी तो दादियाँ जब नानियाँ थी ना, वो कुरान मजीद ऊपर से देख पढ़ लेती थी, पर उनमें पॉलिटिकल लिटरेसी नहीं थी, वहाँ पे मीडिया लिटरेसी नहीं थी, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, इकोनॉमिक लिटरेसी नहीं थी। तो ये यहाँ पे लिटरेसी की डेफिनेशन में भी मसला है। फिर जो हमारे पास लिटरेसी रेट का जो फिगर आउटकम होता है हमारे पास, वो भी एक इटसेल्फ एक डिफाइनिंग मूवमेंट है कि यार हम कहाँ पे खड़े हैं। 62.3% लोग ऐसे हैं जो अपना नाम लिखना जानते हैं। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 10,000 से ऊपर जो बंदा है ना वो बैचलरेट करता है। अब तो शायद ज़्यादा है, 10,000 मैंने कम बोल दी, लेकिन फिर भी लाइक आजकल के दौर में जो कि हमें कम से कम 1.5 से 2 लाख होना चाहिए, ताकि एक यूथ में जब लिटरेसी आएगी तो फिर वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे। अभी तो हमें ये भी इलेक्शन हुआ है, तो 99% लोगों को नहीं पता कि हम लोग वोट क्यों दे रहे हैं। दे आर जस्ट मोटिवेटेड बाय द जिंग्विस्टिक अप्रोच टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। बस इतनी सी बात है। अमेरिका के खिलाफ हमने वोट देना है, तो यही हुआ है हमारे पास। आप देख ले, जो आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज है उनको कोई एजेंडा नहीं है, कोई हमारे पास पॉवर्टी का कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास जो ये क्लाइमेट का सोल्यूशन नहीं है, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं है, और लोग भी उसी तरह फिर भीड़ चाल चलते हैं। एंड फिर पॉवर्टी एंड लिमिटेड एजुकेशन की वजह से डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है ना वो सही तरह वर्क नहीं कर पाता। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो करप्शन आती है। करप्शन पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है। अब करप्शन की वजह से होता क्या है कि जो आपके अदारे हैं वो सही तरह काम नहीं कर सकते। पुलिस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पुलिस 41.4% करप्ट है, जो कि हाईएस्ट है। अब पुलिस एक ऐसा इदारा है जिसने रूल ऑफ लॉ को सस्टेन करना होता है, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना होता है एक ना डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक पर्टिकुलर फीचर है कि जो हमारे पास करप्शन जो पुलिस है और रूल ऑफ लॉ है वो फीचर है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। लेकिन पुलिस जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल अदारा है फॉर द रूल ऑफ लॉ, वही जब इन्वॉल्व है करप्शन में, पाकिस्तान में 41.4% लोग जो पुलिस है वो करप्शन में शामिल है। तो इसमें क्या किया जा सकता है। ये रिपोर्ट है जी हमारे पास 2023 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, और पाकिस्तान 180 कंट्रीज़ में 140वें नंबर पे था। और ये आप खुद देख लें, में सबसे ऊपर पुलिस थी, फिर जुडिशरी, फिर आपको पास जो कॉन्ट्रैक्टिंग टेंडर्स हैं वहाँ पे। तो ये करप्शन इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में। तो जो करप्शन है वो सिविलियन जो अदारे हैं
उसको ख़त्म कर देती है। पब्लिक जो है वो उसका ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे मसला करती है, और वीकनिंग द डेमोक्रेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ द सोसाइटी। तो करप्शन जो है ना वो एक मेजर प्रॉब्लम रही है, सोशियो इकोनॉमिक मेजर प्रॉब्लम रही है। इसके अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो इन इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है। पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, उनको ये नहीं कि यार मैं क्या बताऊँ, मुझे याद आ गया जड़ावाला वाक़या, मुझे याद आ गया सियालकोट वाक़या, मुझे याद आ गया वो पेशाब वाला वाक़या। तो ये सारे जो वाक़या था यहाँ पे मसले हुए थे क्रिश्चियन वर्सेस मेजॉरिटी। पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी में, अब मैं नाम नहीं लेता, क्रिश्चियन वो एंड हिंदूज जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। हिंदूज की अगर पर्टिकुलर बात करें तो सिंध में जो आपकी कन्वर्जन का जो है मसाइल वो है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यहाँ पे मसला करता है, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जब यही नहीं है एक सोसाइटी में तो डेमोक्रेसी कहाँ से प्रवेल करेगी। तो ये जो क्रिश्चियन एंड हिंदूज है, जो हमारी माइनॉरिटीज़ है, सिख्स है, क्रिश्चियन है, हिंदूज है, पारसीज है, पाकिस्तान में जैन्स भी हैं कुछ, पाकिस्तान में जो एक जू था, यहूदी था, वो चला गया, लास्ट जू था वो छोड़ के चला गया, वो इसराइल चला गया। तो पाकिस्तान को जो माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड जो राइट्स हैं उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस इज ऑल्सो मेजर प्रॉब्लम फॉर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन पाकिस्तान। अब इससे क्या होता है, इंक्लूसिविटी पाकिस्तान में कायम नहीं हो पाती, इंक्लूसिविटी फॉर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस वो अंडरमाइन चली जाती है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन का डेमोक्रेसी में फिर जो असूल है वही ख़त्म हो गया, तो फिर फ़ायदा गया। ठीक है, तो इस तरह डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है पाकिस्तान में। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है दैट्स इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस आ जाते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस क्या मुराद है, जो मैंने पीछे करप्शन वाले बताया मैंने कि वीक रूल ऑफ लॉ। पाकिस्तान में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के मुताबिक 149 आउट ऑफ 163 कंट्रीज है पाकिस्तान में जो पीस की सिचुएशन है, सिक्योरिटी की सिचुएशन है। तो इमेजिन करेंगे पाकिस्तान में कितना वीक रूल ऑफ लॉ है। यहाँ पे जो हमारे पास पब्लिक या सिविल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे पब्लिक का कोई ट्रस्ट नहीं है। पुलिस, मैंने आपको बताया हाईएस्ट करप्ट जो हमारा इदारा है वो पुलिस है, सेकंड हाईएस्ट जो करप्ट है वो जुडिशरी है। ये दोनों ही जो इदारे हैं ये रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने में मददगार होते हैं, और ये जो दोनों ही इदारे पाकिस्तान में करप्ट है। पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है दैट्स 149 आउट ऑफ 163। तो ये सारी रिफ्लेक्ट क्या करती हैं, पाकिस्तान में क्राइम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनकंसिस्टेंट लीगल इन्फोर्समेंट contributing to the sense of injustice and weakening the rule of law। अब यहाँ पे ये जो weakening the rule of law है that's responsible for hampering the democratic process in the society of Pakistan। Next जो हमारे पास institutional challenges है that's political parties। यहाँ पे political parties are totally dysfunctional यार, come on। क्यों? उसकी मेन जो रीज़न है ना that's not democratic forces का जो इन्फ्लुएंस है, और फिर उनकी जो पावर टसल है, फिर उनको जो अपना ग्रीड है, जो उनका फियर है, ये वो सारी चीज़ें ना, पर्सनल गेन जो है उनका, ब्यूरोक्रेटिक जो इन पे इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे जो हमारे पास फ्यूडल इंटरेस्ट है, यहाँ पे जो एलीट का जो इन्फ्लुएंस है इन सारी पार्टीज़ पे, ये सारी चीज़ें इन पॉलिटिकल पार्टी को एक नेपोटिस्टिक जो पार्टीज वो बना देती है। PMLN है तो वो शरीफ फैमिली के पास है, पीपल पार्टी है तो भुट्टो फैमिली, भुट्टो शायद अब नहीं कहेंगे, जरदारी फैमिली अब बन गई है, जरदारी फैमिली के पास है। ANP है तो वो हमारे पास वली फैमिली के पास है। जमात इस्लामी है दैट्स समवट डेमोक्रेटिक, उसके लेट्स से थोड़ा सा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। JUI है जमात उलमा इस्लाम, तो वो आपके फजल रहमान साहब के पास है। PTI है तो वो इमरान खान को अगर निकाल दिया जाए तो व्हाट विल बी द रेस्ट ऑफ द PTI, नथिंग। काफली का वो चौधरी ब्रदर उनके पास है। MKM है वो आपकी जो कराची के बड़े वडेरे हैं उनके पास है। तो ये सारा जो है वो डायनास्टिक पॉलिटिक्सन जो है, पॉलिटिक्स उसको प्रमोट करने के लिए और पब्लिक सर्विस। तो इस वजह से जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है वो डिसफंक्शनल है। अब ये जो डिसफंक्शनलिटी है ना इन पॉलिटिकल पार्टीज की, इनको काम नहीं करने देती। दिस लीड्स टू द डिसइल्यूजनमेंट अमंग सिटीजन्स, और सिटीजन्स के दरमियान जो है ना वो समझ नहीं आती कि यार ये आखिर हमारे पास काम करने के लिए भी है लोग या नहीं। तो इससे ट्रस्ट कम होता है ना डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जब ट्रस्ट कम होता है तो लोग ए पॉलिटिकल हो जाते हैं। ए पॉलिटिकल से मुराद है कि लोग पॉलिटिकल प्रोसेस से उनका ट्रस्ट ही उठ जाता है, फिर वो कहते हैं यार हमने वोट देना ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल चैलेंज जो पाकिस्तान में फेस है टू डेमोक्रेसी। नेक्स्ट जो हमारे पास शायद लास्ट है, हाँ लास्ट जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल चैलेंज आ जाता है वो फ्लॉड इलेक्टोरल सिस्टम है। हमारे पास इलेक्टोरल सिस्टम ही फ्लॉ है। अभी जो हमारा इलेक्शन हुआ है 9 फरवरी को,
तो उसमें कितने ज़्यादा फ्लॉज हुए हैं। वहाँ पे हमारे पास हमें रिगिंग, इलेक्शन रिगिंग ओपनली होती नज़र आई है, वोटर मैनिपुलेशन हमें ओपनली होती नज़र आई है, जेरिमेंडरिंग हमें ओपनली होती नज़र आई है, ट्रांसपेरेंसी, वीक रूल ऑफ लॉ, सिक्योरिटी सिचुएशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बाइसनेस ऑफ द जो हमारा सेटअप है, ये वाला क्या कहते हैं इसको, जो करंट गवर्नमेंट सेटअप है उसकी बाइसनेस जो वो क्लियरली नज़र आती है, इलेक्शन कमीशन की बाइसनेस नज़र आती है, ब्यूरोक्रेटिक का इन्फ्लुएंस नज़र आता है, मिलिट्री का इन्फ्लुएंस नज़र आता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें ना, ये दीज आर लिटरली कंसर्निंग फॉर द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वोटर मैनिपुलेशन, जेरिमेंडरिंग, इरेडिकेट, ट्रांसपेरेंसी इन द कैंपेन, फाइनेंसिंग कॉस्ट। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया, यहाँ पे इलेक्शन में जो कैंपेन में फाइनेंसिंग होती है पाकिस्तान में, जो एक अंदाजे के मुताबिक 2000 करोड़ रुपए का सिर्फ और सिर्फ जो आप कहते हैं ना एडवर्टीजमेंट ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज वो होती है। इस इलेक्शन में चले कम हुई है, लेकिन पिछले इलेक्शन में इससे कहीं ज़्यादा हुई थी। तो इस इलेक्शन में तो कहते थे डील हो गई है, तो वही चीज़ चल रही थी। उस वजह से फिर मेन जो पोलिटिकल पार्टी थी उसको तो डेमोक्रेसी में लेने ही नहीं दिया गया ना पार्ट। तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे पब्लिक जो कॉन्फिडेंस है वो डेमोक्रेसी पे, इस वजह से ना अब क्या होता है, फ्लॉड इलेक्टोरल प्रोसेस से पब्लिक जो है ना वो डिस्ट्रस्ट करती है इलेक्टोरल प्रोसेस को ही, पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को गलत समझना शुरू कर देती है, जो कि एक मिसलीडिंग थिंग है फॉर अ डेमोक्रेसी लाइक पाकिस्तान। अच्छा, ये सारी चीज़ें ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हम उसको पढ़ते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ यार। अल-हक एजुकेशन सिस्टम का एक हमारे पास सब सेंट्री एक PIC प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हमने एक नई किस्म की एक आप कह लें कि ब्रांच लॉन्च की है, जो कि पर्टिकुलरली CSS और PMS के लिए है। इसके अलावा हमारे पास जो वन पेपर्स के लिए भी पर्टिकुलर हमारे पास स्टॉफ है। तो आप हमें ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे पास स्पेशलिस्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लेकर ब्यूरोक्रेसी तक हर बंदा हमारे साथ अटैच है। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू दीज नंबर्स गिवन इन द पम्फलेट। एंड इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी ज़रूर ज्वाइन करें फॉर PMS CSS, ये आप लिंक देख लें। फिर आपके पास अलहदा जो चैनल है हमारा व्हाट्सएप पे, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो हमारा जो लास्ट फेसबुक पेज है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। फेसबुक पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक। उसकी वजह यह है कि फेसबुक पेज इज़ बेसिकली द मेन प्लेटफॉर्म इन विच Al-Haq informs all its followers about its upcoming events, upcoming offers, upcoming courses। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं टू ज्वाइन फेसबुक। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड आ जाती है वो दैट्स अबाउट कि पाकिस्तान में हम डेमोक्रेसी को बेहतर किस तरह किया जा सकता है। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंस्टीट्यूशन बेहतर करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशन विल लीड टू अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन पाकिस्तान, जिसमें जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, इलेक्टोरल कमीशन है, इनको आप इंडिपेंडेंट फैसले करने दें, जो इन्फ्लुएंस है उसको कम कर दें, इनको खुद एम्पावर करें। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप व्हिच वी हैव टू अप्लाई। नेक्स्ट स्टेप इज प्रमोटिंग द इंक्लूसिविटी। हमें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन में जो हमारे पास इनइक्वालिटी है उसको हमें कम करना पड़ेगा। हमें मार्जिनलाइज जो ग्रुप्स है उनको मेन जो हमारे पास डोमेन है ना उनमें लेके आके इंक्लूसिविटी में लाना पड़ेगा। दैट्स द नेक्स्ट थिंग। थर्ड थिंग इज टू एलिमिनेट द करप्शन एंड एनहांसिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करप्शन की वजह से हमारे जो सिविल इदारे हैं उन पर पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू री एस्टैब्लिश द पब्लिक ट्रस्ट। तो हमें उसके लिए करना क्या है, ट्रांसपेरेंसी करनी है, अकाउंटेबिलिटी करनी है। नेक्स्ट द थिंग इज विच यू हैव टू डू, विच द मस्ट हैव टू डू थिंग इज इलेक्टोरल रिफॉर्म। हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। हमें मोर ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव इलेक्टोरल प्रोसेस लाने की ज़रूरत है। इससे पब्लिक फेयर्स जो है ना वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो ज़्यादा बढ़ेगा, इलेक्टोरल प्रोसेस ज़्यादा बढ़ेगा। हमारे पास रेगुलर इलेक्शन करवाने की ज़रूरत है। हमें रेगुलर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक EVMs की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, इलेक्टोरल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर मस्ट टू डू। द नेक्स्ट थिंग इज एजुकेशन एंड सिविल इंगेजमेंट। सिविल इंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक को हमें एजुकेट करना चाहिए अबाउट देयर राइट टू वोट। हमें उनको बताना चाहिए कि उनका जो वोट है वो चेंज ला सकता है। ठीक है, तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सिविलियंस जो सोसाइटीज़ हैं उनको हमें मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है, उन्हें एक्टिव करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो हैं हमारे पास पब्लिक को एंगेज किया जा सकता है इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिस वजह से डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान में बेहतर किया जा सकता है। That was all and all for today. Thank you very much for listening and do subscribe the channel
अल हक एजुकेशन सिस्टम। एंड अगर आप हमको ज्वाइन करना चाहते हैं तो दीज आर द लिंक्स व्हिच यू विल गेट इन आवर स्लाइड मेंशन्ड इन द फर्स्ट कमेंट। अब फर्स्ट कमेंट में मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा आप ये जो सारे ग्रुप्स के लिंक्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये फैकल्टी है, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो देम on YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Thank you very much. Thank you for listening.